साथियों नमस्कार। ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और साइकोलॉजी की क्लासें हमारी चल रही हैं। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप रोजाना देख रहे होंगे। मैथ वाले सर की क्लासें आ रही हैं, कल्चर वाले सर की क्लासें भी आप देख रहे हैं और इंडिया ज्योग्राफी की क्लासें, बीच में जनरल साइंस की क्लासें भी आई थी और वो फिर से कंटिन्यू करेंगे। और मैं साइकोलॉजी आपको लेकर आ ही रहा हूं रोजाना। जो शेष क्लासें हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, रीट में जो आता है उसकी, और दूसरी जो सब्जेक्ट की क्लासें हैं वो भी जल्दी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें। और मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं आपको, बुद्धि का पार्ट चल रहा है हमारा और आज मैं आपको साइकोलॉजी का जो टॉपिक है बुद्धि, उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारा मकसद है कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैटर आपको देना और कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको सिखाना। बुद्धि की चर्चा कर रहे हैं हम पिछले 3-4 दिनों से। बुद्धि, समस्या समाधान की योग्यता को बुद्धि कहते हैं और बुद्धि वो शक्ति है जो हमें किसी भी समस्या का समाधान सुझाती है, विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने की क्षमता पैदा करती है, विपरीत हालातों से लड़ने की लिए हमारे अंदर क्षमता पैदा करती है और विपरीत परिस्थितियों को कैसे अपने अनुकूल बनाया जाए ये भी सिखाने की जिम्मेदारी बुद्धि की होती है। उसी बुद्धि की हम चर्चा कर रहे हैं। बुद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज के इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा, बताने की कोशिश करूंगा। जैसे एक विद्वान हुए थे, बुद्धि के सिद्धांतों की चर्चा कल तक हमने कर ली थी। गाल नाम के विद्वान हुए थे, कई जगह इनको हम गॉल भी पढ़ लेते हैं, गाल भी पढ़ लेते हैं। इन्होंने एक यंत्र बनाया जिसका नाम है कपाल विज्ञान यंत्र। ठीक है, क्या नाम है इनके बनाए यंत्र का? कपाल विज्ञान यंत्र। अब जो कपाल विज्ञान यंत्र है, इसका मतलब, कपाल का मतलब हमारे मस्तिष्क से, ठीक है। तो ये जो कपाल विज्ञान यंत्र है, इस कपाल विज्ञान यंत्र का संबंध मस्तिष्क से है और इस कपाल विज्ञान यंत्र के आधार पर गाल ने कहा जिसका सिर, जिसका मस्तिष्क जितना बड़ा होता है, जिसका मस्तिष्क जितना बड़ा होता है वह उतना ही बुद्धिमान होता है। किसने कहा है? गाल ने। उन्होंने कपाल विज्ञान यंत्र का निर्माण किया और कपाल विज्ञान यंत्र का निर्माण करते हुए उन्होंने मस्तिष्क के आकार पर बुद्धि का उदाहरण या बुद्धि की तुलना या बुद्धि की उपमा देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भैया देख, जिसका सिर जितना बड़ा होगा, इतना बड़ा है कम, इतना है ज्यादा और इतना है ज्यादा बुद्धि। तो जिसका सिर जितना बड़ा होगा वो व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होगा, ऐसा इनका मानना था। फिर एक हम पढ़ते हैं अवधारणाओं में ही मुखाकृति की अवस्था, और मुखाकृति की अवस्था के सिद्धांत में हम पढ़ते हैं जिसका चेहरा, जिसका चेहरा जितना चमकदार होता है, कैसा होता है? चमकदार। जिसका चेहरा जितना चमकदार होता है वह उतना ही बुद्धिमान माना जाता है। जिसका चेहरा जितना चमकदार होता है वह उतना ही बुद्धिमान माना जाता है, वह उतना ही बुद्धिमान होता है। ऐसा इस अवधारणा के अंतर्गत बताया गया है कि जिसका चेहरा जितना चमकदार होगा वह उतना ही बुद्धिमान होगा। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अवधारणाएं हैं जो हम पढ़ रहे हैं या हमको पढ़ने को मिलती है साइकोलॉजी में। क्योंकि साइकोलॉजी में साइकोलॉजी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें क्या कहते हैं, स्वीकार नहीं होती हैं और जो हमें मतलब कई बार ऐसी लगती है कि गलत है, लेकिन हम उन बातों को पढ़ते हैं, उन अवधारणाओं को हमें स्वीकार करना पड़ता है, उन तथ्यों को स्वीकार करना पड़ता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये वैसी अवधारणाएं है कपाल विज्ञान यंत्र की हुई, मुखाकृति की अवस्था की हुई, कि हम इनको ना स्वीकार करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इनको स्वीकार करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिर्फ अवधारणाएं हैं। इनके अकॉर्डिंग अगर पेपर में प्रश्न पूछा जाता है तो आप इनके अकॉर्डिंग बता के आए, बस इतनी सी बात है।
आगे हम पढ़ते हैं बुद्धि में ही बुद्धि लब्धि की निरंतरता का सिद्धांत। और बुद्धि लब्धि की निरंतरता का सिद्धांत कहता है, बुद्धि लब्धि की निरंतरता का सिद्धांत, और बुद्धि लब्धि की निरंतरता का सिद्धांत जिसने दिया है उस विद्वान का नाम है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बुद्धि लब्धि की निरंतरता का सिद्धांत दिया। बुद्धि लब्धि की निरंतरता के सिद्धांत में थॉर्नडाइक कहते हैं, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य श्रेणी की होती है, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य श्रेणी की होती है, उनकी बुद्धि लब्धि का अधिकतम विकास 16 वर्ष की आयु तक हो जाता है। अर्थात उनकी बुद्धि लब्धि के विकास की प्रक्रिया 16 वर्ष की आयु तक निरंतर चलती है, ऐसा थॉर्नडाइक का मानना है। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि का स्तर श्रेष्ठ की श्रेणी का होता है, उनकी बुद्धि लब्धि का अधिकतम विकास 18 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि का विकास अति श्रेष्ठ की श्रेणी का होता है, उनकी बुद्धि लब्धि 20 वर्ष की आयु तक विकसित हो जाती है। और ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि का मान प्रतिभाशाली की श्रेणी का होता है, उन बच्चों की बुद्धि लब्धि 21 वर्ष की आयु तक विकसित होती है, ऐसा थॉर्नडाइक का विचार है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो बच्चे सामान्य श्रेणी के हैं, उनके लिए थॉर्नडाइक कहते हैं कि उनकी बुद्धि 16 वर्ष की आयु तक ही विकसित होती है, बुद्धि अपनी चरम सीमा में पहुंच जाती है, बुद्धि अपने पूर्ण रूप को प्राप्त कर लेती है। और ऐसे बच्चे जो श्रेष्ठ की श्रेणी के होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि का विकास 18 वर्ष की आयु तक चलता है। 18 वर्ष की आयु में उनकी बुद्धि अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। ऐसे बालक जो अति श्रेष्ठ श्रेणी के होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि 20 वर्ष की आयु तक विकसित होती है। 20 वर्ष की आयु में अपनी बुद्धि के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लेती है। और जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि का विकास 21 वर्ष की आयु तक चलता है। इसका मतलब प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं, इनकी बुद्धि लब्धि लंबे समय तक विकसित होती है, और इसीलिए इनकी बुद्धि लब्धि का जो लेवल है वो और बच्चों की तुलना में ज्यादा होता है। इनकी मानसिक क्षमताएं और बच्चों की तुलना में ज्यादा होती है। एकाग्रता, अपसारी चिंतन, समस्या समाधान की तीव्र योग्यता, अध्यापक की कम आवश्यकता, ये इन बच्चों की पहचान होती है। और उसका मेन रीजन है इनकी बुद्धि लब्धि का लंबे समय तक विकसित होना। ठीक है, तो ये बुद्धि लब्धि की निरंतरता का सिद्धांत है जिसको थॉर्नडाइक ने दिया है। और थॉर्नडाइक के अनुसार ऐसे बच्चे जिनकी सामान्य श्रेणी का स्तर है, उनकी बुद्धि 16 वर्ष की आयु तक विकसित होती है। ऐसे बच्चे जिनकी श्रेणी श्रेष्ठ की है, उनकी 18। ऐसे बच्चे जिनकी अति श्रेष्ठ श्रेणी में शामिल होती है, उनकी 20। और ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली स्तर के हैं, उनकी बुद्धि लब्धि का विकास 21 वर्ष की आयु तक निरंतर रूप से चलता रहता है। इसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो है बुद्धि में ही आने वाला एक टॉपिक जिसका नाम है आयु। आपने पढ़ा होगा, आयु मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो होती है मानसिक आयु और एक होती है शारीरिक या वास्तविक आयु। मानसिक आयु का जो संप्रत्यय है वो सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने ने दिया था। और शारीरिक आयु जो है वो जन्म से लेकर परीक्षण के दिन तक की वो आयु होती है जो हमारे शरीर की आयु है। मानसिक आयु का शरीर की आयु से लेना देना नहीं है। मानसिक आयु का विकास हो या नहीं हो, शारीरिक आयु बढ़ती ही है। मंदबुद्धि बच्चे की मानसिक क्षमताएं विकसित नहीं हो पाती, लेकिन उसकी शारीरिक क्षमताएं शारीरिक जो विकास है, शारीरिक जो उम्र है वो विकसित होती है। शारीरिक उम्र बढ़ती जरूर है, चाहे मानसिक उम्र बढ़े या ना बढ़े। तो दो प्रकार की आयु पढ़ते हैं हम। पहली पढ़ रहे हैं मानसिक आयु, मानसिक आयु, और दूसरी हम पढ़ते हैं शारीरिक या वास्तविक आयु। ठीक है, मानसिक आयु का संप्रत्यय, संप्रत्यय से मतलब होता है अवधारणा, संप्रत्यय कह लो या
अवधारणा कह लो, एक ही बात है। तो मानसिक आयु का संप्रत्यय अल्फ्रेड बिने ने दिया था। किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने। मानसिक आयु का संप्रत्यय या मानसिक आयु की अवधारणा अल्फ्रेड बिने के द्वारा दी गई। अल्फ्रेड बिने ने कहा, मानसिक आयु का निर्धारण बच्चे के मानसिक व्यवहार के आधार पर किया जाता है। मानसिक आयु का बच्चे के मानसिक व्यवहार के आधार पर किया जाता है। टुकमैन ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है, टुकमैन कहते हैं मानसिक आयु के बारे में, मानसिक आयु का निर्धारण, टुकमैन ने कहा, मानसिक आयु का निर्धारण अपनी ही उम्र या उससे अधिक टुकमैन कहते हैं मानसिक आयु का निर्धारण अपनी ही उम्र मानसिक आयु का निर्धारण अपनी ही उम्र या उससे अधिक अथवा उससे कम आयु के बच्चों की औसत के साथ तुलना करके किया जाता है। इसका मतलब मानसिक आयु का निर्धारण कैसे करेंगे? किसी बच्चे की वास्तविक आयु 5 साल और दूसरे 5 साल के बच्चे हैं, इस बच्चे का व्यवहार इनके जैसा ही है, ठीक है, तो इसकी मानसिक आयु भी कितनी होगी? एक बच्चे की वास्तविक आयु 5 साल है, उसका व्यवहार वैसा ही है जैसा दूसरे 5 साल के बच्चों का है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी हो गई? 5, ठीक है। एक 5 साल का बच्चा है लेकिन मानसिक आयु अर्थात व्यवहार मानसिक रूप से उसका ऐसा है जैसे 6 साल का बच्चे का होता है, तो मानसिक आयु कितनी हो गई? 6। 5 साल के बच्चे का मानसिक व्यवहार ऐसा है जैसा 4 साल के बच्चे का होता है, तो मानसिक आयु कितनी होगी? 4। इसका मतलब कोई बालक अपनी ही उम्र अथवा उससे कम अथवा उससे अधिक आयु के बच्चों की औसत निष्पत्ति के साथ तुलना करके, अर्थात कोई बच्चा या तो अपनी बराबर की उम्र के बच्चों के समान मानसिक रूप से व्यवहार दिखा रहा है, या फिर अपने से अधिक उम्र के बच्चों के समान व्यवहार दिखा रहा है, या फिर कम आयु के बच्चों के समान व्यवहार दिखा रहा है, तो उनकी जो औसत निष्पत्ति है, मतलब उन बच्चों ने जो उपलब्धि प्राप्त की है, इस बच्चे की उपलब्धि का इन बच्चों की उपलब्धि के साथ क्या करेंगे? तुलना। और तुलना करने के पश्चात हम ये तय करेंगे कि वो किस श्रेणी का है, प्रतिभाशाली है, सामान्य है, अथवा पिछड़ा है या मंद बुद्धि है। तो मानसिक आयु का निर्धारण अपनी ही उम्र या उससे अधिक अथवा उससे कम आयु के बच्चों की औसत निष्पत्ति के साथ तुलना करके किया जाता है, ऐसा टुकमैन ने बताया, टुकमैन ने माना। फिर है शारीरिक या वास्तविक आयु। शारीरिक या वास्तविक आयु का संबंध शरीर की आयु से है। शारीरिक आयु या वास्तविक आयु क्या होती है? शारीरिक आयु या वास्तविक आयु से तात्पर्य है जन्म से लेकर परीक्षण के दिन तक की वह आयु जो वर्ष, महीने और दिनों में परिभाषित की जाती है। जन्म से लेकर परीक्षण के दिन तक की वह आयु वर्ष, महीने और दिनों में परिभाषित की जाती है, उसे हम कहते हैं शारीरिक या वास्तविक आयु।
ठीक है, जैसे आप सेंट्रल में कई बार फॉर्म भरते हैं तो वो आपसे पूछते हैं, मान लीजिए आज 18 दिसंबर है 2024, वो आपसे पूछेंगे 1 जुलाई 2025 को आपकी उम्र कितनी होगी, तो आप मान लीजिए उसमें 10 माह 4 दिन, तो ये आपने क्या लिखी है अपनी शारीरिक या वास्तविक आयु। तो जन्म से लेकर परीक्षण के दिन तक की वह आयु जो वर्ष महीने और दिनों में निर्धारित की जाती है उसे हम कहते हैं शारीरिक या वास्तविक आयु। तो आयु के दो प्रकार होते हैं, मानसिक आयु और शारीरिक आयु। लेकिन अभी जो प्रश्न आ रहे हैं वो इन दोनों में से नहीं आ रहे हैं। अगर आपने पुराने पेपर 2018 से लेकर और 22 तक के पेपर देखे होंगे तो अब जो प्रश्न आ रहे हैं आजकल वो प्रश्न आ रहे हैं बेसल वर्ष, आधार वर्ष जिसे हम कहते हैं, अथवा टर्मिनल वर्ष। ठीक है, अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो किसमें से आ रहे हैं, बेसल या आधार वर्ष अथवा टर्मिनल वर्ष। इस तरह के प्रश्न अब देखने को मिल रहे हैं पेपर में। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो सामान्य प्रश्न है वो शायद पेपर बनाने वाले ने छोड़ दिए, और अब जो प्रश्न वो दे रहा है वो प्रश्न वहां से दे रहा है जिनको वही बच्चा कर सकता है जिसने ढंग से पढ़ा है, जिसकी नॉलेज अच्छी है, जिसने गहराई से समझने और सीखने की कोशिश की है, वही उन प्रश्नों के जवाब दे पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आयु के अन्य प्रकार भी अब हमको पढ़ने हैं। ठीक है, और आयु के अन्य प्रकारों में पहला प्रकार आता है बेसल वर्ष का। अब ये बेसल वर्ष क्या होता है वो समझिए आप। बेसल, ठीक है, देखिए बेसल वर्ष और बेसल वर्ष का ही दूसरा आधार वर्ष। ठीक है, एक प्रकार तो हो गया ये, और दूसरा प्रकार टर्मिनल वर्ष, एक हो गया ये। अब ये बेसल वर्ष क्या होता है उदाहरण समझिए। एक बच्चे की आयु 5 साल है, 5 वर्ष वास्तविक आयु है। मुझे किसी ने बताया बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, तो मैं 6 साल के स्तर के प्रश्न हल करने को दिए, इसने सभी प्रश्न हल कर दिए। ठीक है, फिर मैंने इसको 7 साल के स्तर के प्रश्न हल करने को दिए, इसने वो भी हल कर दिए। फिर मैंने इसे 8 वर्ष के प्रश्न हल करने को दिए, लेकिन ये एक भी प्रश्न को हल नहीं कर पाया। मैंने वास्तविक आयु 5 साल है, मैंने इसको 6 साल के बच्चे के स्तर के प्रश्न हल करने को दिए, इसने कर दिए। 7 साल के बच्चे के प्रश्न हल करने को दिए, वो भी कर दिए। 8 वर्ष के स्तर के प्रश्न हल करने को दिए, वो भी कर दिए। लेकिन ये 8 साल के स्तर के एक भी प्रश्न को हल नहीं कर पाया। ठीक है, अगर कर देगा तो आगे बढ़ा देंगे इसको। 7 साल तक कर दिए, 8 का नहीं कर पाया। तो कोई बालक अपनी वास्तविक आयु से अधिक आयु के जिस स्तर तक प्रश्नों को हल करने में समर्थ होता है उसे तो कहते हैं बेसल या आधार वर्ष। कोई बालक अपनी वास्तविक आयु से अधिक आयु के जिन स्तर के प्रश्नों को हल करने में समर्थ होता है अथवा सफल होता है उसे कहते हैं बेसल या आधार वर्ष। और जिस स्तर पर आकर उसकी गति रुक जाती है, जिस स्तर पर आकर उसकी गति रुक जाती है उसे हम कहते हैं क्या, टर्मिनल वर्ष। क्या कहते हैं, टर्मिनल वर्ष। ठीक है, तो जहां तक अपनी उम्र से अधिक उम्र के जिस स्तर तक प्रश्नों को हल कर लेगा उसको तो बोलेंगे बेसल या आधार वर्ष, और जिस स्तर पर आकर उसकी गति रुकेगी उसको बोलेंगे टर्मिनल वर्ष। ठीक है, तो यह है बेसल या आधार वर्ष। 5 वर्ष की वास्तविक आयु, 6 वर्ष के स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है, 7 वर्ष के स्तर के प्रश्नों को हल कर लेता है, तो उसको बोलते हैं, जहां तक कर लेगा उसको बोलेंगे बेसल या आधार वर्ष, और जहां पर आकर उसकी गति रुकेगी उसको बोलेंगे हम टर्मिनल वर्ष। ठीक है, तो ये आयु के दो अन्य प्रकार भी हमको पढ़ने हैं। जिस स्तर तक अपनी उम्र से अधिक स्तर तक प्रश्नों को हल करेगा वो बेसल या आधार, और जहां पर उसकी गति रुकेगी उसको बोलेंगे क्या, टर्मिनल वर्ष। ठीक है, इसके अलावा आयु के अलावा अब बात करते हैं बुद्धि लब्धि की। बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय है वो किसने दिया, कौन से सन में दिया,
और बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया है, देखिए नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय, संप्रत्यय का मतलब होता है अवधारणा। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय सन 1912 में स्टर्न ने दिया था। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय सन 1912 में किसने दिया था, स्टर्न ने। स्टर्न ने बुद्धि लब्धि के मापन हेतु एक सिद्धांत सुझाया और उसका नाम रख दिया MA/CA। लेकिन इस सिद्धांत में इन्होंने एक कमी छोड़ दी। कमी क्या है, जैसे बच्चे की मानसिक आयु 12 और वास्तविक आयु है 10। अब उसका यदि हम मान निकालते हैं 1.2, लेकिन जब सारणी में जाते हैं, बुद्धि लब्धि परीक्षणों से संबंधित बुद्धि लब्धि की सारणियों में जाते हैं, तो 0 से 25 होता है जड़। 0 से 25 जिसकी बुद्धि लब्धि का मान होगा उसको बोलेंगे जड़। लेकिन यहां पे आ रहा है 1.2, तो इसका मतलब ये उस हिसाब से तो जड़ की श्रेणी में है। इसका मतलब हमको क्लियर नहीं कर रहा, ये स्पष्ट नहीं बता रहा कि बच्चा किस श्रेणी का है, बालक किस श्रेणी का है। तो हम क्या करेंगे, अब स्टर्न ने जो सिद्धांत दिया इसमें इन्होंने एक तरीका बताया। इन्होंने कहा भैया एक को आधार बनाओ, ठीक है, एक के आधार पर चलो। यदि बुद्धि लब्धि का मान 1 आया तो बच्चा होगा सामान्य श्रेणी का। 1 से अधिक आया तो वो होगा प्रतिभाशाली श्रेणी का। और 1 से कम आया, ठीक है, 1 से कम, तो उसको हम कहेंगे फिर मंद बुद्धि। नहीं समझे, एक को आधार मान के चलिए, आप एक के हिसाब से चलेंगे। यदि बुद्धि लब्धि का मान 1 है तो कहलाएगा सामान्य, 1 से कम है तो कहलाएगा मंद बुद्धि, 1 से ज्यादा है तो कहलाएगा प्रतिभाशाली। 1 आया सामान्य, 1 से अधिक आया प्रतिभाशाली, 1 से कम आया मंद बुद्धि। जैसे हम इसको ले लेते हैं 1.2, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली। अब मान लो मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर है, तो क्या आ जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा सामान्य, ठीक है। अब मानसिक आयु 9 और वास्तविक आयु 10 है, तो ये हो जाएगा 0.9, मतलब 1 से भी कम। तो इसको हम किस श्रेणी में रख देंगे, इस बच्चे को मंद बुद्धि की श्रेणी में। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या है, देखिए एक बच्चे की मानसिक आयु 13, वास्तविक आयु 10। अब ये हो गया 13/10। अब इसका मान करेंगे तो ये हो जाएगा 1.3। अब 1.3 में और 1.2 में कितना अंतर है, नाम मात्र का, 0.1 का, और पॉइंट के बाद ज्यादा वैल्यू रहती नहीं। अब इस हिसाब से तो ये दोनों लगभग लगभग बराबर है, समान है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये कंफ्यूजन मिटाने के लिए और बुद्धि लब्धि का निश्चित मान देने के लिए सन 1916 में टर्मन ने बुद्धि लब्धि के स्टर्न के सिद्धांत को सूत्र में बदल दिया और उन्होंने बना दिया MA/CA गुणा 100। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय स्टर्न ने दिया है 1912 में, जबकि बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया है 1916 में टर्मन ने। अब बुद्धि लब्धि के सूत्र के आधार पर जब इनका मान निकालते हैं तो ये हो जाता है 12/10 गुणा 100 बराबर 120, और ये हो जाता है 13/10 गुणा 130। अब 110 से 120 श्रेष्ठ और 120 से 140 वाला होता है अति श्रेष्ठ। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो सिद्धांत था उसको सूत्र में बदला इन्होंने, सिद्धांत दिया था इन्होंने, ठीक है। अब ये हमारा हो गया बुद्धि लब्धि से संबंधित संप्रत्यय। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय सन 1912 में स्टर्न ने दिया और सिद्धांत बताया MA/CA कैसे निकाल लो और बना लो, एक के हिसाब से चलो। एक है सामान्य, एक से ज्यादा प्रतिभाशाली, एक से कम आया तो मंद बुद्धि, ठीक है। 10/10 मतलब सामान्य, एक आएगा 10 जिसको हम कहते हैं, जैसे भैया 12/10 है, 1.2 आया। अब हमने क्या कर दिया, 1.2 में प्रतिभाशाली और उसकी मानसिक आयु कम है, वास्तविक आयु ज्यादा है, जैसे 9/10 0.9 आ जाएगा, तो वो हो जाएगा क्या, मंद बुद्धि, ठीक है। तो इस तरह से हम उसका क्या निकाल रहे थे, बुद्धि लब्धि के आधार पर उसका मान। लेकिन उसे कंफ्यूजन हो रहा था और इसीलिए सन 1916 में टर्मन ने बुद्धि लब्धि के सिद्धांत को सूत्र में बदला और इसको बना दिया MA/CA गुणा 100।
ठीक है, अब एक सारणी कर लेते हैं जो टर्मन ने तो बनाई थी और रॉस ने उसको संशोधित कर दिया था, बुद्धि लब्धि की सारणी। इसी के साथ में आज का बुद्धि का टॉपिक चल रहा था, उसे हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 110 से 120 और ये। ठीक है, 0 से 25 जड़, 25 से 50 मूर्ख, 50 से 70 अल्प, 70 से 80 निर्बल, 80 से 90 हो जाएगा मंद, ये हो जाएगा सामान्य, 110 से 120 श्रेष्ठ, ये हो जाएगा अति श्रेष्ठ और ये हो जाएगा प्रतिभाशाली। ठीक है, ये सारणी है जो शुरू में टर्मन ने बनाई थी, बाद में इसमें रॉस ने क्या कर दिया था, संशोधन। क्या है सारणी, देखो एक बार। 0 से 25 जड़, 25 से 50 मूर्ख, 50 से 70 अल्प, 70 से 80 निर्बल, 80 से 90 मंद, 90 से 110 सामान्य, 110 से 120 श्रेष्ठ, 120 से 140 अति श्रेष्ठ, 140 से अधिक प्रतिभाशाली। ठीक है, 140 से अधिक प्रतिभाशाली होता है, 120 से 140 अति श्रेष्ठ होता है, 110 से 120 तक श्रेष्ठ होता है, 90 से 110 तक सामान्य, 80 से 90 मंद, 70 से 80 निर्बल, 50 से 70 अल्प, 25 से 50 मूर्ख और 0 से 25 क्या होता है, जड़। इसका मतलब ये जो सारणी है इसके आधार पर हम बच्चों की बुद्धि लब्धि के स्तर को अलग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस श्रेणी का है। तो ये था हमारा बुद्धि का टॉपिक और आज इसको मैं कंप्लीट करता हूं, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरह के वीडियोज के लिए और अच्छे से पढ़ने के लिए, कम समय में ज्यादा चीजें प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि आपका ऑफलाइन कोचिंग का मन है तो अलवर का सबसे बेहतरीन संस्थान ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट एक बेहतरीन टीम जहां आपको मिलती है जो आपके सपनों को पूरा कराने में अपना पूरा दमखम लगाती है। और आप ज्वाइन कीजिए अलवर का सबसे बेहतरीन संस्थान ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट ऑफलाइन कक्षाओं के लिए, जो अपने आप में बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चलने वाला संस्थान है। और ज्वाइन करके दूसरों से हम कैसे अलग हैं उसे आप फील कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।